Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 27th of December 2021, Monday. Inspiration of the day is focus on being productive instead of busy. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Government may dilute draft e-commerce norms as consultation ends. Consumer Affairs Ministry has completed all the negotiation or deliberation with the different stakeholders like e-commerce companies, industry association and other relevant participant of e-commerce, and now this consultation has finally wind up all the contentious issues that were there in the draft e-commerce rule that was proposed by government of India. And as per the officials involved into this process, central government may dilute some of the clause of draft e-commerce rule on which these participants or these stakeholders having some concern. The ministry will soon finalize all the rules as per the sources after so many rounds of meetings, negotiations, and deliberation that has happened in the month of October. एक्चुअली जो ये मीटिंग जो ये डेलिब्रेशंस हुए भी हैं ये एक पीयर प्रेशर के बाद हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये ड्राफ्ट रूल प्रपोज किया था उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्लॉज को लेकर के जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं दे वर एक्चुअली रेजिंग देयर कंसर्न। तो उसके बाद से गवर्नमेंट ने ये नेगोशिएशन और एक कंसल्टेशन इस्टेब्लिश किया था जहाँ पर उनके जो इम्पोर्टेंट कंसर्न्स थे रिलेटेड टू सम क्लॉज उसको गवर्नमेंट ने प्रॉपरली सुना और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि उनके ओपिनियन के बाद या उस कंसल्टेशन के बाद गवर्नमेंट में डाइल्यूट सम ऑफ दोज कंटेंशियस क्लॉज। अगर इम्पॉर्टेंट कुछ इश्यूज़ की बात करें जिसको लेकर के ई कॉमर्स कंपनीज़ को और अदर स्टेक होल्डर्स को कंसर्न था, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लॉज था वो एसोसिएट की लिस्टिंग को लेकर के था। एसोसिएट मीन्स एसोसिएट एंटरप्राइजेस की लिस्टिंग को एज अ सेलर लेकर के, क्योंकि जो नए ड्राफ्ट रूल्स आ रहे थे उसमें गवर्नमेंट ने ये अलाउ नहीं किया था। इट मीन्स ऐसे ई कॉमर्स कंपनीज जिनकी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है मार्केट में या ई मार्केट में, ऐसी कंपनीज अपने एसोसिएट या अपनी रिलेटेड कंपनीज को या अपनी सिस्टर कंसर्न को एज अ सेलर लिस्ट नहीं कर सकती थी अपने ई मार्केट प्लेस में। जैसे कि अगर टाटा का कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है तो टाटा अपने प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बेच सकती। मोर और लेस सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको ऐसे कह सकते हैं कि टाटा के अगर तनिष्क हो गया या टाइटन हो गया तो तनिष्क और टाइटन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो टाटा एज अ सेलर अपने ई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं कर सकती। तो इसको लेकर के टाटा वॉज वेरी ओके, टाटा को बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे, बट जो इम्पोर्टेंट कंसर्न था वो रिलायंस जैसी और अदर कंपनीज को था। तो एक ये एसोसिएट इंटरप्राइज की लिस्टिंग को लेकर के था। इसी तरह फॉल बैक लायबिलिटी क्लॉज, इसको लेकर भी जो ई कॉमर्स कंपनीज थी उनका कंसर्न था। अगर इस क्लॉज को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा जाए तो इसका सीधा मतलब ये था कि अगर किसी प्रोडक्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसका आउटकम है वो नेगेटिव पड़ता है या कंज्यूमर पर किसी प्रोडक्ट और सर्विस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या सर्विसेज थे, तो उसके लिए ई कॉमर्स कंपनी जिम्मेदार होगी। उसकी जो लायबिलिटी है वो ई कॉमर्स कंपनी पर फॉल करेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने ई प्लेटफॉर्म पर उस पर्टिकुलर सेलर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्पेस प्रोवाइड किया। तो इसी फॉल बैक लायबिलिटी क्लॉज को लेकर के भी ई कॉमर्स कंपनीज का कंसर्न था। उनका ये कहना था कि वो सिर्फ सेलर्स को उनकी प्रेजेंस और प्रोडक्ट लिस्टिंग के अकॉर्डिंग ई मार्केट प्लेस में जगह देती हैं। अगर प्रोडक्ट और किसी सर्विस से कोई निगेटिव रिजल्ट या कोई निगेटिव इम्पैक्ट कंज्यूमर पर पड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की नहीं होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी जो सेलर है उसकी होनी चाहिए, जो कंपनी के जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के मैन्युफैक्चरर या जो उसको बेच रहे हैं सेलर, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये फॉल बैक लायबिलिटी क्लॉज को लेकर के भी जो ई कॉमर्स के प्लेयर्स थे उनको रिजर्वेशन था, उनको कंसर्न था। तो अ रिवाइज डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स एंटिटी हैव बीन सम ऑफ द कंटेंशियस इश्यूज। तो एक ये एसोसिएट एंटरप्राइजेस को लेकर के, फॉल बैक लाइबिलिटी को लेकर के और ई कॉमर्स एंटिटी की डेफिनेशन को लेकर के भी ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न थे
इंडस्ट्री स्टेक होल्डर के, जिसको गवर्नमेंट ने फ़िलहाल इस कंसल्टेशन में डिस्कस किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही गवर्नमेंट इन सारे जो कंटेंशियस क्लॉज थे इनमें कुछ चेंज प्रपोज करेगी। एंड दिस इज़ द टाइमलाइन फॉर न्यू ई कॉमर्स रूल, जो कि जून 21 में गवर्नमेंट ने ये ड्राफ्ट रूल पब्लिश किए थे और 2 हफ्ते का टाइम दिया था मार्केट पार्टिसिपेंट्स और स्टेक होल्डर्स को कि वो अपने ओपिनियन, अपने कंसर्न गवर्नमेंट को बता सकते हैं। और इसके बाद इन 3-4 क्लॉज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज किया था इंडस्ट्री ने, फॉल बैक लायबिलिटी को लेकर के, एसोसिएट इंटरप्राइज की लिस्टिंग को लेकर के, ई कॉमर्स की डेफिनेशन को लेकर के। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट एक्चुअली होल्ड दिस पर्टिकुलर कंसल्टेशन प्रोसेस। तो प्राइवेट प्लेयर्स के अलावा, ई कॉमर्स कंपनीज के अलावा, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, इनने भी कंसर्न रेज किए थे ड्राफ्ट ई कॉमर्स को लेकर के। इसके बाद से ये स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया। लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट ऑन ई कॉमर्स विल एक्चुअली फ्लोट। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। कोल मिनिस्ट्री रेडीज होस्ट ऑफ reforms for next 5 years। रिसेंटली कोल मिनिस्ट्री ने कोल प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया, जहाँ पर बहुत सारा ऐसे सारे ऑपरेशंस या ऐसी प्रोसेसिंग जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट ओन या पब्लिक सेक्टर कंपनीज का इंटरवेंशन था। उस सेक्टर को, उस पर्टिकुलर एरिया को प्राइवेट सेक्टर के लिए रिसेंटली ओपन किया गया था। हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है। आफ्टर दिस ओपनिंग ऑफ प्राइवेट कोल माइनिंग टू प्राइवेट सेक्टर, नाउ कोल मिनिस्ट्री इज गोइंग फॉर अनदर शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स। क्यों बेसिकली कोल माइनिंग सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया गया था? क्योंकि ऐसा कहा जाता था एक्सपर्ट कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिजर्वॉयर्स हैं, बट बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड और पब्लिक कंपनीज, इंडिया जो है वो इन सारे माइंस को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है। देयर आर लॉट ऑफ बॉटलनेक्स in terms of administrative process, in terms of finance, in terms of technical efficiency। ये कंपनीज जो हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज, वो माइन सेक्टर को या माइनिंग्स को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही, उतना एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रही, और उसी को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया। तो आपको पता होगा रिसेंटली कोल की शॉर्टेज भी बहुत थी, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंश्योर किया था। अब इसके बाद से, उस शॉर्टेज के बाद से, नाउ गवर्नमेंट और कोल मिनिस्ट्री इज़ गोइंग फॉर मेनी शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिफॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ हमें कोल सेक्टर में या इलेक्ट्रिसिटी में ही देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप देखें तो करंट गवर्नमेंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हर सेक्टर में रिफॉर्म कर रही है। प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट के अलावा इलेक्ट्रिसिटी आप देखें, आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, चाहे वो बैटरी की बात करें, लगभग अप्रॉक्सीमेटली हर सेक्टर में गवर्नमेंट इज़ डूइंग रिफॉर्म, एंड दैट इज़ वाई कोल माइनिंग सेक्टर इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। और रिसेंटली जिस तरह से कोल की शॉर्टेज हुई है इंडिया में, उसके बाद से इट बिकम वेरी इम्परेटिव फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज द कोल मिनिस्ट्री टू गो फॉर दी शॉर्ट ऑफ रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स किस पर्टिकुलर एरिया में ला रही कोल माइनिंग के सेक्टर में? गवर्नमेंट इज एक्चुअली थिंकिंग टू boost the domestic coal production by simply enforcing the reforms into marketing, quality and environment related एरिया। और इसके लिए मिनिस्ट्री जो है वो एक नया ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रही है, जिसमें कई सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को लिस्ट किया जा रहा है फॉर अपकमिंग 5 years। तो 5 साल का एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, और इस पर्टिकुलर प्लान के अकॉर्डिंग मार्केटिंग रिफॉर्म्स को नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। परफॉर्मेंस इंडिकेटर लिस्ट किए जा रहे हैं, जिसके बेसिस पर जो प्राइवेट कंपनीज हैं मे बी उनको माइनिंग लीज पर दी जाएगी, या उनके क्वालिटी इंस्पेक्शन होंगे, इन्वायरमेंट रिलेटेड इंस्पेक्शन होंगे। सो मिनिस्ट्री इज़ प्लानिंग टू लॉन्च 1 नेशन 1 ग्रेड एंड 1 रेट प्लान फॉर कोल सेक्टर की। 1 नेशन 1 ग्रेड क्वालिटी को लेकर के, और 1 रेट मतलब प्राइसिंग को लेकर के। तो क्वालिटी, प्राइसिंग और मार्केटिंग को लेकर के गवर्नमेंट और कोल मिनिस्ट्री इज ऑल सेट टू ब्रिंग नंबर ऑफ रिफॉर्म्स। तो
कोल ऑक्शन भी इसमें डेफिनेटली आएगा। अगर प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग, तो जिस तरह के कोल ऑक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोल ऑक्शंस होते हैं, डिफरेंट मेथड से कोल ऑक्शंस होते हैं, कई कई ब्लॉक्स में कोल ऑक्शन हो रहे हैं, उन सबको एक सिंगल ऑक्शन विंडो के तहत क्लब करने का भी डिस्कशन हो रहा है अंडर दिस न्यू ड्राफ्ट रूल. So this is the coal offered by Coal India and its subsidiary in the open market. Since multiple baskets of coal auctions will be clubbed, coal will be offered to company wise. CIL has 7 companies and its subsidiaries. तो जब ऑक्शन की प्रोसेस सिमिलर हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी सारी कंपनीज में और सारी सब्सिडरीज में, तो डेफिनेटली इट विल इनेबल द proper grading as well as rating of coal in the market as well. और कोल विल बी ऑफर्ड कंपनी वाइज और कंपनी और ई ऑक्शन वाइज. और जितनी स्पीड से प्रोसेस चल रही है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अगले साल नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में फरवरी से गवर्नमेंट में स्टार्ट विद दिस न्यू ऑक्शन प्रोसेस. तो मोर और लेस अब गवर्नमेंट ई ऑक्शन पर ज़्यादा फोकस करेगी, कोल के ई ऑक्शन पर, जिसमें स्पॉट ई ऑक्शन, स्पेशल फॉरवर्ड ई ऑक्शन फॉर पावर सेक्टर, एक्सक्लूसिव ई ऑक्शन फॉर नॉन पावर कंज्यूमर्स, स्पेशल स्पॉट ई ऑक्शंस, स्पेशल स्पॉट ई ऑक्शन फॉर कोल इम्पोर्टर्स, इस तरह की कैटेगरीज होंगी. मतलब हर सेक्टर के लिए, हर पर्पस के लिए जो कोल का ई ऑक्शन होगा वो अलग तरीके से करने का प्लान गवर्नमेंट कर रही है. इसके अलावा ये तो सारे ऑलरेडी जो चल रहे हैं CIL के ऑक्शन के तहत, ये सारे. इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री देखें, या पिछले कुछ सालों में देखें, तो 2017 में CIL ने कोल का ई ऑक्शन होस्ट किया था. किस स्कीम के तहत? हार्नेशिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी, दैट इज कॉल्ड एज शक्ति स्कीम. तो शक्ति स्कीम लाई गई थी कोल सेक्टर के लिए, जहां पर 2017 में फर्स्ट टाइम को CIL ने कोल का ई ऑक्शन होस्ट किया था. शक्ति स्कीम में मिनिस्ट्री ने फर्दर इसी और स्कीम को और एक्सटेंड किया था ऐसे स्ट्रेस्ड पावर यूनिट सेक्टर के लिए जहां पर कोल की सप्लाई कम थी 2018 में. तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोल के ई ऑक्शन के लिए पहली बार जा रही है इस ड्राफ्ट में. इससे पहले भी ई ऑक्शन हुआ है और CIL ने होल्ड भी किया है इस ई ऑक्शन को. बट येस, अब जो डिफरेंट टाइप्स के ऑक्शंस हो रहे हैं और डिफरेंट ब्लॉक्स को लेकर के ऑप्शन हो रहे हैं, उन सबको अब एक सिंगल विंडो में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि ऑक्शन की प्रोसेस ईजी होगी, फास्ट होगी और लेस कम्बरसम होगी एज पर द गवर्नमेंट. तो दिस इज द ट्रांजिशन प्लान दैट कोल मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज एक्चुअली प्लानिंग टू इंक्रीज द डोमेस्टिक कोल सप्लाई, जिससे जो सिचुएशन अभी जनरेट हुई थी कोल की शॉर्टेज को लेकर के, वो सिचुएशन जनरेट ना हो. चाहे वो कोल का केस हो, चाहे वो क्रूड ऑयल का केस हो, गवर्नमेंट इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस. जैसा कि हमने ब्लेंडिंग के भी कई केस सुने थे, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी गवर्नमेंट जो है वो कई सारे स्कीम्स को ला रही है इन ऑर्डर टू प्रमोट द ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल सो दैट dependency on crude oil may get reduced. So these are the few plans or few actions that government is taking, and what are the reason for it. All these has been given. To bundle all coal auction on Coal India into single window, simply aimed at standardizing the quality as well as the rate of coal. इसके अलावा include more players into the third party sampling, allow consumers to do so to reduce the complaints and tussle against the coal quality. Apart from it, into this draft plan, government is also trying to enhance the investment in coal gasification and coal bed methane. Reason? Part of India climate commitment to decarbonize the coal sector. तो कोल सेक्टर को रिवैम्प तो करना है, उसके साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है इंडिया का, उसको भी मीट आउट करना है. इसके अलावा इस ड्राफ्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन या बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज़ टू सेट अप ऑफ अ कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज. कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज के सेटअप की भी बात करी जा रही है. रीज़न? कोल टू बी अवेलेबल टू एनी इंडस्ट्री, एनी कंज्यूमर एट एनी टाइम. तो कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज, अगर ये ड्राफ्ट रूल और रिफॉर्म इम्प्लीमेंट होता है तो कोल ट्रेडिंग एक्सचेंज भी देखने को मिलेगा इंडिया में. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10.
volatility likely to challenge over rupees 2 trillion IPO pipeline in कैलेंडर ईयर 22। रिसेंटली हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में आईपीओ से रिकॉर्ड फंड रेजिंग करी है, चाहे वो आईपीओ हो चाहे वो अदर फंड रेजिंग के मोड हो। पैंडमिक के टाइम में, पैंडमिक के ड्यूरेशन में इंडियन कंपनीज ने रिकॉर्ड हाई फंड रेज किया है। एज पर दिस न्यूज, इंडियन कंपनीज हैव मॉप्ड अप मोर देन 9 ट्रिलियन through equity and debt route in financial year 21 to meet their renewed thirst of business expansion at the initial few months of pandemic। तो इस पैंडमिक के स्टार्टिंग में अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो इनिशियली 9 ट्रिलियन के इक्विटी और डेट रूट के थ्रू इंडियन कंपनीज ने फंड रेज किए हैं, जस्ट सिंपली टू मीट आउट देयर working capital requirement, just to renew the thirst of their business expansion into this pandemic duration. Until still evolving Omicron situation plays spoil sport, the next year is expected to be much more robust in terms of fundraising activities as per the anticipation। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है तो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में और आगे आने वाले कैलेंडर ईयर में भी कंपनीज जो हैं वो एक्सपेंशन पर जाएंगी और उस एक्सपेंशन के लिए उन्हें और ज़्यादा फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज करनी होगी। तो जो ये नंबर है 9 ट्रिलियन का, ये बढ़ सकता है फॉर कैलेंडर ईयर 22 as per the expert, as there seems to be no dearth of fund, enough liquidity available है market में भी, as well as government is also very much ready to ensure the liquidity for upcoming years budget। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये जो 9 ट्रिलियन का मार्क इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर 21 में कंपनीज ने अचीव किया है, दिस मार्क इज गोइंग टू इंक्रीज इन कैलेंडर ईयर 22, क्योंकि कंपनीज अभी भी एक्सपेंशन की टेंडेंसी में है और कंपनीज कैन गो फॉर मोर फंड रेजिंग एंड exercise in order to reap the fund from the market because there is no dearth of funds। dearth means कमी होता है हिंदी में। so the banks have been sitting on surplus liquidity, क्योंकि आरबीआई भी accommodative policies को लेकर के चल रहा है, तो बैंक्स के पास भी sufficient liquidity है और उस liquidity के लिए sufficient appetite भी है for equity borrowers। so equity borrowers, consumers, retail investors, institutional investors, net high worth individuals, they all आर कीन फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर्स। तो मार्केट में इक्विटी शेयर्स को लेकर के एपेटाइट भी है, फर्स्ट थिंग। इसके अलावा एनफ लिक्विडिटी भी मेंटेन है, एनफ लिक्विडिटी भी है किसके पास, बैंक्स के पास। तीसरा, कंपनीज को रिक्वायरमेंट भी है आगे आने वाले टाइम में। तो ये तीनों ही जो रिक्वायरमेंट होती हैं इक्विटी और डेट रूट के लिए, डेट रूट के थ्रू फंड रेज करने के लिए, ये तीनों ही अवेलेबल हैं और इन सब के अकॉर्डिंग जो कम एक्सपर्ट का ये जो एंटिसिपेशन है वो यही है कि येस, कंपनीज विल फर्दर गो फॉर फंड रेजिंग एक्सरसाइज। इन द ईयर पासिंग बाय, फंड मोबिलाइजेशन थ्रू डेट मार्केट हैज़ फॉलन शार्पली while the equity fund rising has been robust and stock market bull run with liquidity all around has resulted in the record funding raised through IPOs, as we have discussed into the few previous discussions। although 2021 में कैलेंडर ईयर 21 में डेट के थ्रू फंड रेज करना थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी अगर इसका शेयर देखें तो स्टिल इट हैज़ अ वेरी बिग शेयर टू ओवरऑल फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। फाइनेंशियल ईयर 21 में इक्विटी को ज़्यादा प्रमोट किया गया है, इक्विटी ज़्यादा अट्रैक्ट करी है इन्वेस्टर्स ने भी, लेकिन अभी भी अगर ओवरऑल शेयर देखा जाए, ओवरऑल फंड रेजिंग की एक्टिविटीज़ देखी जाए तो ये जो फंड डेट के थ्रू जो फंड रेजिंग है वो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है। डेट फंड रेजिंग हैज slowed because of long term economic disruption, but still it has a lion's share to the overall fundraising activity। So this is a record year for IPO, number of times we have discussed, another path breaking years in the making। तो इसके अलावा ऐसा भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि ये जो ट्रेंड हमें 2021 में देखने को मिला है ये आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 22 तक कंटिन्यू रहेगा, अनटिल अनलेस ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो दिस
Blue bar indicates the number of IPO, and this red line indicates, the regression line indicates the amount that in terms of rupees that is raised by companies. तो 2016 से लेकर के 21 तक का डेटा दिया हुआ है. Definitely do not need to mark up this data. You can just have a glimpse of it in order to understand कि किस तरह से IPO से फंड रेजिंग एक्सरसाइज मूव हुई है. अगर हम देखें तो 2020 में केवल 15 IPO थे वो लॉन्च हुए थे, जबकि 21 में 63 IPO लॉन्च हुए हैं. तो नंबर ऑफ IPOs भी बढ़े हैं और जो अमाउंट रेज हुआ है वो भी सिग्निफिकेंटली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज, लीनियर फॉर्मेट में आप देखें तो इंक्रीज हो रहा है. और अभी जो कंपनीज ऑलरेडी लाइन प्रोसेस में हैं वो ये कंपनीज विद सेबी अप्रूवल 35, अमाउंट रेज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 crore, कंपनीज विद सेबी नोट 33, अमाउंट टू बी रेज्ड अप्रॉक्सीमेटली 60,000 crore. सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. बिलियनियर्स क्लब हैज़ रिकॉर्ड 126 मेंबर्स. तो जहां इंडिया में इस चीज़ को लेकर के कंसर्न हमेशा इंडेक्सेस में और जो और रिपोर्ट पब्लिश होती है उसमें हमेशा एक कंसर्न रेज किया था कि इंडिया इज़ हाईली अनइक्वल कंट्री. पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जहाँ एक ऐसा सेक्शन था जिसे प्रॉपर फूड और बेसिक एमिनिटीज़ तक अवेलेबल नहीं थी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं, वहाँ एक सेक्शन ऐसा भी है जहाँ पर बिलियनियर्स का जो क्लब है उसमें नंबर्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं. स्ट्रॉन्ग रैली ऑन दलाल स्ट्रीक ओवर पास्ट 1.5 year and an unprecedented boom in IPOs have continued to swell the number of billionaires. जिस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है पैंडेमिक के ड्यूरेशन में, अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रही है मार्केट की, और कई एक्सपर्ट का भी कहना है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ बबल, और जब ये बबल फूटेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, ह्यूज लॉस होगा इकोनॉमी को और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को भी. फिलहाल के लिए अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कंसर्न, स्टिल जो बिलियनर्स का नंबर है इंडिया में वो 126 तक पहुंच चुका है, और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट रीज़न है दैट इज़ बूम इन मार्केट और IPO. जो शेयर मार्केट और IPO में जिस तरह से बूम आया उसके बाद से जो न्यू एंट्रेंस है, फाल्गुनी नायर, अभिषेक लोधा, मिस्टर संजय कपूर, मिस्टर अशोक एंड राजीव देवान, ऑल दीज आर द न्यू एंट्रेंस. अगर आप देखें तो ये बड़े बड़े ई-कॉमर्स कंपनियां ग्रुप्स के ही CEOs MDs और जो मालिक हैं वो हैं. तो नंबर ऑफ प्रमोटर्स एंड बिजनेस मैन विद नेट वर्थ ऑफ $1 billion अप्रॉक्सीमेटली 7,500 crore रीच टू ऑल टाइम हाई, दैट इज 126, जो कि पिछले साल कैलेंडर ईयर 20 में जो केवल और केवल 85 नंबर था वो बढ़ के 126 आ गया है. तो बिलियनियर्स का नंबर बढ़ रहा है, एंड दीज बिलियनियर्स प्रमोटर्स हैव कंबाइंड वेल्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $728 billion, अप्रॉक्सीमेटली 54 ट्रिलियन की वर्थ है इन प्रमोटर्स की, इन बिलियनियर्स की, अब जो कि पिछले साल केवल और केवल 483 बिलियन थी. 483 से इस साल पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं ह्यूज इंक्रीज देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ देयर नेटवर्थ एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ देयर नंबर्स. डोमिनेशन अभी भी फैमिली ओन जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, ट्रेडिशनल फैमिली ओन बिजनेस हाउसेज हैं, उनका डोमिनेशन अभी भी है, बट ये सेल्फ मेड भी अब इस बार थोड़े से लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. चिल्ड्रन अबव 15 टू गेट कोवैक्सीन ओनली for now. तो India's adolescents queue up for their COVID shots on January 3. They have only one option available right now, that is Bharat Biotech made कोवैक्सीन. इसका मतलब इंडिया ने जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन का जो अप्रूवल है वो चिल्ड्रन के केस में वो केवल और केवल कोवैक्सीन को मिला था. जो 15 साल से ऊपर के बच्चे, 15 से 18 हम कह सकते हैं कि जो एडोलेसेंट्स हैं, जिनको बेसिकली चिल्ड्रन कहना इज़ नॉट वेरी एप्ट हेयर, तो जो एडोलेसेंट हैं उनको कोवैक्सीन अवेलेबल होगी. अब उनको कोवैक्सीन की जैब्स या शॉट्स दी जाएंगी. फिलहाल के लिए कोवैक्सीन को ही अप्रूवल मिला है, भारत बायोटेक मेड कोवैक्सीन अभी तक के लिए. प्रॉबेबली आगे आने वाले टाइम में 12 से ऊपर के जो चिल्ड्रन हैं उनको भी कोवैक्सीन का अप्रूवल मिल जाएगा. फिलहाल के लिए NTAGI हैज़ नॉट रिकमेंडेड other vaccine and for children or for individuals adolescents under 18. तो कोवैक्सीन को अभी फिलहाल के अप्रूवल मिला. बहुत जल्दी 12 से ऊपर के भी जो बच्चे हैं उन्हें भी कोवैक्सीन के लिए अप्रूवल मिल जाएगा. गवर्नमेंट विल यूज कोवैक्सीन फॉर नाउ टू वैक्सीनेट द चिल्ड्रन.
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फाइनेंस मिनिस्ट्री टर्न्स टाइट फिस्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो बजट आने वाला है और बजट को लेकर के बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन, नेगोशिएशन और कंसल्टेशन चल रहा है। कई बार आता है गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट को कम करने पर जाएगी, गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी। कई सारे एक्सपर्ट के अपने पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं, बट एज पर दिस न्यूज़ गवर्नमेंट ने इस बार अपने डिपार्टमेंट्स को बोल दिया है कि इस बार गवर्नमेंट विल मेक द फिस्ट टाइट। इट मीन्स जो भी डिपार्टमेंट्स हैं या जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड नॉट आस्क फॉर व्हाट, फॉर एडिशनल स्पेंडिंग। कोई भी एडिशनल स्पेंडिंग के लिए किसी भी तरह के लोकेशन की डिमांड ना करी जाए फॉर द बजट प्रपोजल फॉर नेक्स्ट फिजिकल ईयर. This had made the job of departments difficult. Why? Because budget process comes with the financial outlay, and these can be schemes or projects, but without a corresponding financial commitment they become unworkable. तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट किया है that they should not ask for any additional spending in the guise of budget proposal for next fiscal year. तो एडिशनल स्पेंडिंग या एडिशनल एलोकेशन के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, और सिंपल गवर्नमेंट का रीज़न यही है कि फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा सा कर्टेल करना फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर. हालांकि जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय, उनका ओपिनियन बिल्कुल अलग है इस पर्टिकुलर इशू पर. द रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर कंटिन्यू टू टाइट फिस्ट इन गवर्नमेंट फाइनेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 23. The finance managers do not want the departments to offer any monetary outlay even for the next fiscal year beyond what they spend on their existing projects and programs. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट पैनल टू लुक इनटू द AFSPA withdrawal from Nagaland. तो as per the Nagaland Chief Minister Mr. Rio, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट द 5-member कमेटी. किस लिए? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के विड्रॉल के लिए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AFSPA 1958 बोलते हैं. सभी जानते हैं, कई सारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वहाँ पर ये एप्लीकेबल है. हालांकि अब गवर्नमेंट जो है, करंट गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इसके विड्रॉल का ही है. तो जो स्पेशल आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 है, जो कि नागालैंड में फ़िलहाल के लिए अभी चल रहा है, और मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हम देख सकते हैं स्ट्रेटेजिक एरियाज़ में. तो उसके विड्रॉल के लिए गवर्नमेंट ने 5-member की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी है. एंड दिस पर्टिकुलर कमेटी विल बी हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट. और इसके अलावा इस जो सेक्रेटरी हैं, इनके अलावा जो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, जनरल डायरेक्टर ऑफ पुलिस नागालैंड, वो सब भी इस पर्टिकुलर कमेटी के मेंबर होंगे. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इस कमेटी के इम्पोर्टेंट पार्ट होंगे. और 45 दिन के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी कि नागालैंड से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1950 एक्ट हटाया जाए, विड्रॉ किया जाए या नहीं, और किस पैटर्न में किया जाए. Because Nagaland has been designated as a disturbed area, withdrawal of AFSPA from state will be taken in a very phased manner. So let's see how this particular committee will submit and what report they will actually submit. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. वर्ल्ड इकोनॉमी set to exceed $100 trillion in 2022. तो ये प्रोजेक्शन है कैलेंडर ईयर 22 के लिए, और इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश कंसल्टेंसी CEBR ने प्रेडिक्ट किया है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बनेगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर 2030 तक आने वाले समय में, यानी कह सकते हैं कि आगे आने वाले अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 सालों में चाइना विल बिकम द वर्ल्ड्स टॉप इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डॉलर. और वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो उस टाइम पीरियड तक जो वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटपुट है वो $100 ट्रिलियन डॉलर से भी एक्सीड कर जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम. तो चाइना आगे आने वाले टाइम में US को ओवरटेक कर देगा. लेकिन हाँ, जैसा पहले एंटिसिपेट किया गया था कि चाइना जितनी जल्दी ओवरटेक करेगा उससे अब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बट इट इज़ श्योर दैट चाइना विल ओवरटेक द यूनाइटेड स्टेट एज नंबर 1 इकोनॉमी. तो
30 तक आते आते ये ओवरटेक हो पाएगा, जो कि पहले जो प्रोजेक्शन था वो 2 साल पहले का था, यानी 2000 ऐसा कहा जाता है कि 2027-28 तक चाइना विल ओवरटेक द यूएस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. The UK is on track to be 60% larger than France in 2036 despite of the Brexit. और इंडिया के बारे में क्या प्रोजेक्शन है? एज पर दिस ब्रिटिश कंसल्टेंसी CEBR, इंडिया विल रिगेन इट्स 6th पोजीशन फ्रॉम फ्रांस नेक्स्ट ईयर एंड बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी. तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी फाइनेंशियल ईयर 2031 तक एज पर दिस स्टडी. तो ये एंटिसिपेशन है फिलहाल के लिए इस ब्रिटिश कंसल्टेंसी कंपनी का. जर्मनी की जो इकोनॉमी है उसको भी ज़्यादा अच्छे से प्रोजेक्शन उसके भी देंगे, उसके लिए भी जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट हैं वो पॉजिटिव हैं. जर्मनी विल ओवरटेक द जापान इकोनॉमी इन 2033. तो सब हर एक जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है, इकोनॉमिक पावर्स हैं, उनके लिए प्रोडिक्शन दिए हैं इस पर्टिकुलर ब्रिटिश कंसल्टेंसी ने. और ऐसा कहा है कि 2030 तक चाइना विल बिकम द नंबर 1, 2031 तक इंडिया विल बिकम द नंबर 3. और नेक्स्ट ईयर इंडिया क्या करेगा? नेक्स्ट ईयर इंडिया विल रीगेन इट्स 6th पोजीशन फ्रॉम फ्रांस. तो अगर ये ओमिक्रॉन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट लेक्चर PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.